नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज घूम के आते हैं गाँवों की तरफ। आप सबको पता है हम सब कहीं ना कहीं गांव से कनेक्ट करते हैं। हम सबका जो रूट है वो गांव ही है। आप सब पंचायती राज के बारे में जानते हैं कि ये जो पोर्शन है वो एग्जामिनर का इतना 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 ज्यादा फेवरेट टॉपिक है कि इससे कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। और ऐसे भी नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में तो पूरा पंचायती राज एक टॉपिक ही होता है, उसी से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज अच्छी बात यह है कि हम इसी एक वीडियो में थ्योरी सेक्शन भी क्लियर करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज इस एक वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आप सबको पता है कि गांव में पहले पंचायत कैसे बैठती थी। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए सारे लोग ऐसे पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे, जो कि गांव की नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती थी उनका सॉल्यूशन ऐसे ही निकाल लिया जाता था, इसलिए मैंने ये इमेज लगाई। ठीक है, ये गांव के लोग ऐसे बैठे हुए हैं पंचायत में डिस्कस करते हुए चीजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मेनली पंचायती राज क्या है? क्या है पंचायती राज? आप सबको पता है कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है उसको बोलते हैं पंचायती राज की व्यवस्था, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। क्या होता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन? लोकतंत्र क्या है सबसे ये बताइए। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण कर देना मतलब कि जनता निचले स्तर पर जो भी जनता विद्यमान है, गांव में भी जो जनता विद्यमान है वो भी शासन कर सके। निचले स्तर पर भी जो व्यक्ति है वो भी राजनीति में भाग ले सके, वो भी देश के विकास में भाग ले सके। वही है डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र जैसे कहता है कि आम जो व्यक्ति है उसका शासन, आम जनता का शासन। तो आम जनता कौन है? निचले स्तर पर भी स्थित जो जनता है, जो जनता हमारे गांव में निवास करती है, वो भी शासन में सहभागिता प्रदान कर सके, वो भी राजनीति में भाग ले सके, वो भी देश के विकास में पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए पंचायती राज का प्रावधान किया गया। और बेसिकली ये प्रावधान किया गया कि जो गांव के स्तर के लोग हैं वो अपनी लोकल समस्याओं का समाधान खुद कर सके। लेकिन वो कैसे कर पाएंगे? अगर उन्हें पावर नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी लोकल समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि हम पंचायती राज लेके आते हैं, गांव के लोगों को उनके स्तर पर कुछ पावर दे दी जाती है कि वो अपनी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनका खुद सॉल्यूशन निकाल सके। वही है पंचायती राज। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि पंचायती राज एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है पंचायती राज? विकेंद्रीकृत। मैंने आपको बताया कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें सेंटर है, सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर, केंद्र के पास। फिर आता है राज्य, फिर राज्य के पास पावर है, और फिर ये पावर दी जाती है निचले स्तर पर। अगर हम इसमें गांव को अंतिम स्तर पर देखें तो जो पावर का जो डिसेंट्रलाइज करना है पावर को, वो गांव के स्तर पर भी पावर को देना है ताकि वहां के लोग भी शासन में सहभागिता दे पाए। वही कहलाता है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायती राज बेसिकली क्या है? एक विकेंद्रीकरण शासन, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। और इसमें क्या होता है? इसमें गांव के लोग ही शासन करते हैं, गांव के लोग ही स्वशासन के माध्यम से चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। कौन से भाग में है पंचायती राज? पंचायती राज का प्रावधान भाग 9 में। किस भाग में है पंचायती? आप सबको पता है कि संविधान के भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है। अब ये और बात आई कि इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दो चीजें आपको क्या पता चली? पहला तो पंचायतें भाग 9 में है। दूसरा संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। क्या है पंचायती राज? एक लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है पावर्स की। तो आपको समझ में आया कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? कि पावर को निचले स्तर पर भी एग्जीक्यूट करना, देना, तो वही है डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए एक पाई डायग्राम देखिए। अगर आपको देश का विकास करना है तो महात्मा गांधी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें गांव का विकास करना होगा। और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि आज की डेट में भी देश की 70% आबादी गांव में निवास करती। अब बताइए जहां 70% आबादी गांव में निवास करती है तो गांव का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है या नहीं?
बिल्कुल होता है। इसीलिए अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गांव का विकास करना पड़ेगा। लेकिन गांव का विकास कैसे होगा, कैसे होगा गांव का विकास? तब जब हम उन्हें अधिकार देंगे, जब वो अपनी लोकल समस्याओं का समाधान खुद कर पाएंगे। तो कैसे होगा गांव का विकास? उन्हीं लोगों को शक्ति और अधिकार देने से, ताकि वो जो अपनी स्थानीय समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित, रोजगार से संबंधित, इनका जो समाधान है वो स्वयं कर सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर का क्या होता है, किस भाग में है पंचायतें, कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखते हैं कि पंचायती राज लाया क्यों गया। कई बार ऐसा सवाल आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में भी, पंचायती राज के क्या उद्देश्य है, पंचायती राज क्यों लाया गया। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया क्यों आया पंचायती राज, ताकि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके, कि जो इस ऊपरी स्तर, ऊंची जो पावर है वो अपने पावर को ट्रांसफर करे किसे, गांव को, ताकि गांव भी अपना विकास स्वयं कर सके। तो पहला क्या है, विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना। स्थानीय निकाय अपने निर्णय स्वयं ले सके, मतलब जो गांव है वो अपने जो लोकल इश्यूज के जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन वो खुद कर सके। दूसरा है सामाजिक न्याय। आप सबको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया 1992, उसमें पंचायतों में जो ST/SC वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें 1/3 आरक्षण दिया गया है। और कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में ये आरक्षण 50% से भी ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश। तो इसका उद्देश्य मेन क्या था, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिलाओं, इनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करना दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों में SC/ST वर्गों और महिलाओं को आरक्षण भी प्रदान किया गया है। इतना 1/3 आरक्षण। भागीदारी, भागीदारी का मतलब ये होता है ताकि जो पावर है, मैंने बताया ना लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है, ताकि आम जो अंतिम पद पर बैठा व्यक्ति है वो भी शासन कर सके, वो भी शासन में सहभागिता दे सके। इस वजह से भागीदारी भी, स्थानीय समुदायों की जो भागीदारी वो भी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज का प्रावधान लाया गया। अगला है पारदर्शिता और जवाबदेही। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने आपको अधिकार दिए, मैंने आपको अधिकार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही भी आ जाती है ना मेरे प्रति। मैंने आपको किसी भी चीज के अधिकार प्रदान किए हैं। अगर पंचायतों को अधिकार प्रदान किया गया है कि आप अपने स्तर पे नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तो उनकी जवाबदेही भी राज्य सरकार के प्रति होती है। तो वही, और वो जो आम लोग हैं उनकी भी जवाबदेही होती है। तो वही जवाबदेही सुनिश्चित करना और काम में पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। पहले क्या होता था कि गांव में जो नीतियां हैं, जो शासन की जो नीतियां हैं वो पहुंच ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे गांव हैं, उनको कौन देखेगा। लेकिन पंचायती राज लाने से क्या हुआ, जब वहां की जो पंचायतें हैं उनको काम दिया गया उन्हें अधिकार दिए गए, तो वो उन्होंने अपनी जवाबदेही समझी, जिससे उस काम में ट्रांसपेरेंसी आई। अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गया है, तो अब तो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है हर चीज में, कि कितना पैसा पंचायतों को जा रहा है, कितना ज्यादा एग्जीक्यूशन उन चीजों में हो रहा है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। और मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ताकि जो आम व्यक्ति है वो भी स्वशासन में भाग ले सके, खुद शासन कर सके। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं शासन कर सके। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आया होगा कि उद्देश्य क्या था इसका। अब 73वां संविधान संशोधन जो 1992 था, उसमें क्या प्रावधान किए गए आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया, या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान गलत है। तो उसके लिए आपको सारे प्रावधान पता होने चाहिए, तभी तो आप गलत कर पाए, गलत का टिक कर पाएंगे, सही की गलत क्या है। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, भाग 9 का समावेश किया गया। मैंने आपको बताया कि भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 कब आया, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में क्या किया गया, पंचायतों का समावेश किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंचायतें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं, तो पंचायतों का प्रावधान आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक। कहां तक है पंचायतों का प्रावधान, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। क्लियर?
और क्या किया गया इस संशोधन अधिनियम में? इसमें 11वीं अनुसूची का समावेश किया गया। आप सबको पता है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन हुए और अनुसूचियों की संख्या बढ़ती चली गई। इसी तरह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, आपको याद होगा जब मैंने पॉलिटी की क्लास ली थी तो उसमें मैंने संविधान संशोधन आपको बताए थे, तो मैंने बताया था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए? 29 विषयों की सूची दी गई। मतलब राज्य ने जो 29 सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर किए हैं किसे? गांव को, पंचायतों को। इस पे वो निर्णय ले सकती है, उस पर ये कानून बना सकती हैं पंचायतें। तो बेसिकली 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ? भाग 9 का समावेश हुआ, भाग 9 में पंचायतें आई और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। और उस अनुसूची में पंचायतें कितने विषय हैं? उस अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स हैं। और पंचायतें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक है। ठीक है। इसी संशोधन अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ही पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था आई। आप सबको पता है कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर पंचायतों के लिए कैसी व्यवस्था की गई? तीन स्तरीय, जिसमें सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। फिर ब्लॉक स्तर पे कौन सी होती है? ब्लॉक स्तर पे होती है पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पे कौन सी होती है? पंचायत समिति। और सबसे जिला स्तर पर सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। तो ये इसका प्रावधान भी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आया, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था क्या है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होंगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला समिति होगी। क्लियर? अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, अभी इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने जो पढ़ा है फिर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगी तो आपको तुरंत जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। आप खुद क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मुझसे क्लास आ रही है, मुझसे क्लास बन रही है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ आपके 5 से 6 नंबर क्लियर हैं। और जो जहां जिन भी एग्जाम्स में पंचायती राज सब्जेक्ट्स है फिर क्या ही कहने। तो इसलिए बने रहना है। इसी संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया कि पंचायतों के चुनाव हर 5 वर्ष में होंगे। पंचायतों के चुनाव कितने साल में होंगे? हर 5 वर्ष में पंचायतों के चुनाव होंगे। इसमें 1/3 आरक्षण, मैंने बताया था कि 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। महिलाओं को, SC ST जनजाति के लोगों को 1/3 आरक्षण भी प्रदान किया गया। और कहीं कहीं मैंने क्या बताया, कहीं कहीं तो ये आरक्षण 50% से भी ज्यादा है। MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो राज्य सरकार है, उसने अपने यहाँ पंचायतों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया है SC ST और महिलाओं। ठीक है। क्या क्या पता चला आपको? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो आया उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान आए? भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में जो पंचायतें हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक है। भाग 9 जुड़ा। दूसरा प्रावधान 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। तीसरा, पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में होगा, ये प्रावधान किया गया। चौथा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की गई जिसमें सबसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। और क्या प्रावधान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं, SC ST वर्गों को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। तो अगर कभी मान लीजिए आपके सामने सवाल आ गया कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं किया गया था या कौन सा एक प्रावधान गलत है, तो आपको तो पता चल गया कि भाग 9 तो जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची तो जोड़ी गई थी जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लाई गई थी, 5 साल में चुनाव करवाने का प्रावधान था और आरक्षण दिया गया था SC ST और महिलाओं को 1/3। तो ये तो है, तो जो अगला होगा वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई ये पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया, उसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन क्या मूल संविधान में जब संविधान बना था तो क्या कहीं पंचायतों का प्रावधान था, पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई थी? तो आप क्या कहेंगे कि मूल संविधान में क्या ऐसा हुआ था? आपको ये कहना है बिल्कुल था, बिल्कुल था। जो DPSP है, आप सबको पता है, जो भारतीय संविधान में DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, DPSP नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, उसमें ही जो DPSP कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 36 to 51 इसमें है DPSP, आर्टिकल 36 to 51 है। उसका जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। तो अगर कभी ये आता है कि क्या कभी मूल संविधान में पंचायतों का प्रावधान था, तो आपको क्या कहना है? बिल्कुल था। कहाँ था? आर्टिकल 40 में था, जहां ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है।
कहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भाग 4 में, ये बात आपको कहनी है कि हाँ बिल्कुल था। लेकिन वहां व्यवस्था ये थी कि राज्य बाध्य नहीं थे अपने यहाँ पंचायती राज को लागू करने के लिए, क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, या उनके लिए आम व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, तो इसलिए ये बाध्य नहीं था, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। पंचायतों को लागू करना डीपीएसपी के अंतर्गत बाध्य नहीं है, ये सिर्फ एक सलाह के रूप में होते हैं राज्यों के लिए, और इनको संवैधानिक दर्जा भी तब प्रदान नहीं किया गया था मूल संविधान में। तो अगर कभी आता है कि क्या मूल संविधान में भी पंचायतों का प्रावधान था, तो मूल संविधान में बिल्कुल था प्रावधान। कहा? आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंतर्गत। लेकिन वहां ये था कि पंचायतों की व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं थे, और उसी बाध्यता को लाने के लिए कि अब हर राज्य को ये बाध्य हो गया है कि उसे अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, उसी के लिए लाया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992। क्योंकि आप सबको पता है कि जो डीपीएसपी होते हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है, तो सिर्फ ये सलाहकारी रूप में। अगर कभी आए कि मूल संविधान में क्या थे पंचायती राज के प्रावधान, तो बिल्कुल आर्टिकल 40 में। क्लियर? इस अब आजादी के बाद क्या हुआ, एक कहानी है। जब आप आजाद हुए तो बहुत सारे दंगे हुए। आप सबको पता है कि आजादी के दौरान कितनी सारी चीजें हुई, विभाजन हुआ, दंगे हुए, बहुत सारी गतिविधियां हुई, जिससे भारत में अशिक्षा, गरीबी, बहुत सारी चीजें थी, रोजगार की कमी, बहुत चीजें ये सब आई। तो सरकार ने क्या सोचा कि हम एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेके आते हैं, जिसमें जो गांव के लोग हैं वो आपस में ही मिलकर अपनी समस्या, गांव के जो लोग हैं वो स्वशासन के माध्यम से मिलकर अपनी समस्याओं का खुद समाधान निकालेंगे, उनको हम कुछ पावर दे देंगे। तभी आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जी के जन्मदिन के दिन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बेसिकली क्यों लाया गया? क्योंकि जो आजादी के बाद दंगे थे, अशिक्षा थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, तो सरकार को ये लगा कि हम गांव को कुछ पावर दे देते हैं, जिससे वो खुद स्वशासन करेंगे और समुदाय में इकट्ठे होकर अपनी जो लोकल समस्याएं हैं उनका वो खुद समाधान कर लेंगे। इसके लिए लाया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब लाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये असफल हो गया। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बेसिकली क्या प्रावधान था कि शिक्षा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इरिगेशन, सिंचाई, रोजगार, आवास, ये सब क्षेत्रों में सामूहिक रूप से काम करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, कि वहां के लोग एकजुट हों और इन क्षेत्रों में काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। लेकिन ये कार्यक्रम असफल हो गया। इसी असफलता की जांच करने के लिए, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, तो इसी असफलता की जांच करने के लिए आती है बलवंतराय मेहता समिति 1957। और इस समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया कि अब पंचायतों की आप त्रिस्तरीय व्यवस्था लाइए। तो बलवंतराय मेहता समिति ने क्या प्रावधान किया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया। और जो 73वें संविधान संशोधन में मैंने आपको बताया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये इसकी रिकमेंडेशन बलवंतराय मेहता समिति ने ही दी थी। इसकी रिकमेंडेशन है वो किसने दी थी? बलवंतराय मेहता समिति ने ही प्रदान की थी। तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। क्या रिकमेंडेशन थी? आप सबको पता है बलवंतराय मेहता जी ने कहा कि ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। और जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए? जिला परिषद। इस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए जब बलवंतराय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया, तो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए सबसे पहली बार राजस्थान ने अपने यहाँ पंचायती राज लागू किया। बलवंतराय मेहता समिति की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले किसने पंचायती राज अपने यहाँ लागू किया? राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। कहाँ, कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के कहा? नागौर जिले में लागू किया गया था। और किसने इनॉग्रेट किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि तत्कालीन पीएम वही थे। तो बलवंतराय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। किसने इनॉग्रेट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी के बाद 7 दिन बाद आप सबको पता है कि आंध्र प्रदेश ने भी लागू कर दिया। 7 दिन बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने भी
11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी लागू किया। तो पहला राज्य पंचायती राज को लागू करने वाला कौन था? राजस्थान, नागौर जिला। उसके 7 दिन बाद दूसरा राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया 11 अक्टूबर को। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। चलिए फिर क्या कहानी आती है, यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी ने तो कह दिया कि ऐसी होनी चाहिए व्यवस्था, राजस्थान ने लागू भी कर दिया, आंध्र प्रदेश ने लागू भी कर दिया, लेकिन अभी भी तो सवाल वही है, अभी भी तो पंचायती राज व्यवस्था बाध्यकारी नहीं है राज्यों के लिए। राज्य चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो ना लागू करे, अभी भी तो बाध्यकारी नहीं है। राजस्थान ने चाहा तो लागू कर लिया, दूसरे राज्य नहीं चाह रहे थे तो उन्होंने नहीं लागू किया। इसी के लिए फिर एक और कमेटी बनती है, अशोक राय मेहता समिति, 1977 to 78। ये कमेटी रिकमेंड करती है कि जो पंचायतों की जो व्यवस्था है वो 3 स्तरीय ना होकर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने क्या बेसिकली बोला? इन्होंने बोला कि जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती थी उनके स्तर पर अब मंडल पंचायत हो। इन्होंने क्या बोला कि जो जहां पहले निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ मंडल पंचायत होगी, यहाँ मंडल पंचायत होगी और ऊपर सबसे ऊपरी स्तर पर क्या सी होगी? जिला परिषद। इन्होंने 2 स्तरीय प्रावधान किया जिला परिषद। अशोक राय मेहता कमेटी ने, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अशोक राय मेहता समिति जब आई तो उन्होंने 2 स्तर पर बोला, उन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था दी कि ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। तो अगर सवाल आता है कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की थी, तो 2 स्तरीय पंचायती संरचना दी थी अशोक राय मेहता कमेटी ने 1977 to 78। मंडल पंचायत गांव का समूह, जहां जो ग्राम पंचायत होती थी उसकी जगह क्या आ जाएगा? मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर क्या आ जाएगी? जिला परिषद। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा 2 और समितियां, 3 और समितियां बनी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवी के राव समिति। पीवी के राव समिति एक ऐसी समिति है जिसने पहली बार, ये बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवी के राव ऐसी समिति है जिसने पहली बार आदिवासियों और महिलाओं को संरक्षण देने की बात की थी। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने पहली बार महिलाओं को और एसटी एससी वर्गों को आरक्षण देने की बात की, कौन सी कमेटी थी? तो वो थी पीवी के राव समिति। यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी कमेटी थी जिसने पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, आदिवासियों को संरक्षण देने की बात की, आरक्षण देने की बात की? वो थी पीवी के राव समिति। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत पूछी जाती है। और पीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। पीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी, फिर मंडल पंचायत, फिर जिला परिषद, फिर राज्य विकास परिषद। लेकिन ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये बात जानने लायक है कि पीवी के राव समिति ने ही पहली बार आदिवासियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी। तो अगर मैं अभी एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे मैं पूछूंगी आपसे कि आदिवासी और महिलाओं के लिए संरक्षण की बात किसने की थी, तो पीवी के राव समिति ने की थी। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है, अभी भी राज्य बाध्यकारी नहीं है, अभी भी किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है कि उन्हें लागू ही करना है पंचायती राज। तो फिर एक नई कमेटी आती है, फिर एक नई कमेटी आती है, वो है एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी आई कि अब राज्य बाध्यकारी होंगे पंचायती राज को लागू करने के लिए, वो बहुत उनको लागू करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, किसने? एल.एम. सिंघवी समिति ने। एम.एल. सिंघवी समिति जो 1986 में आई थी। तो अगर कभी सवाल आए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसी कमेटी ने पहली बार क्या बात की थी? संवैधानिक मान्यता देने की पंचायतों को, और उसी के आधार पर आया था 73वां संविधान संशोधन 1992। तो अभी हम एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो अगर मैंने आपसे पूछा कि महिलाओं को और आदिवासियों को आरक्षण देने की बात किसने की थी, तो पीवी के राव समिति ने। और संवैधानिक मान्यता देने की बात पंचायतों को किसने की थी, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने, जो 1986 की है। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन को दोहराया पीके थुंगन कमेटी ने भी। पीके थुंगन कमेटी ने भी एल.एम. सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन को ही दोहराया और कहा कि संवैधानिक मान्यता जरूरी है पंचायतों को। और संवैधानिक मान्यता से क्या हुआ? संवैधानिक मान्यता से राज्यों को बाध्यकारी किया गया पंचायतों को लागू करने के लिए पंचायती राज को। राज्यों को क्या किया गया? राज्यों को बाध्यकारी बनाया गया कि उन्हें अपने यहाँ पंचायती राज लागू ही करना होगा।
तो अगर कभी सवाल आए कि 73वां संविधान संशोधन से राज्यों को में क्या परिवर्तन आए, तो राज्यों को बाध्यकारी होना पड़ा अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, नहीं तो अभी तक वो बाध्य नहीं थे। तो पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की? एल एम सिंघवी कमेटी ने। पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की? एल एम सिंघवी कमेटी ने। और पीके थुंगन कमेटी ने उसी रिकमेंडेशन को दोहराया, वापस उसने सेम बात बोली कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए ताकि राज्य बाध्यकारी हो सके अपने यहाँ पंचायती राज लागू करने के लिए। और उसी आधार पे आता है 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 243 से लेके 240 तक आर्टिकल्स हैं। उसी के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को। अब आप मुझे बताइए पंचायतें कैसा, किसका विषय है? जैसे 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो पंचायतें हैं वो किसका विषय है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पंचायतें हैं वो राज्य सूची का विषय है। पंचायतें किसका विषय है? पंचायतें राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि पंचायतें किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। और राज्य ही ट्रांसफर करते हैं पावर पंचायतों को, राज्य ही ट्रांसफर करते हैं जो शक्तियां होती हैं पंचायतों को कि वो किस पे निर्णय ले सकती हैं, किस पे नहीं। तो राज्यों ने 29 सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफर किए हैं पंचायतों को इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में 243 से लेकर 240 तक आर्टिकल्स हैं। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें 29 सब्जेक्ट राज्यों द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगले में हम अब संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? एल एम सिंघवी समिति ने। और पीके थुंगन कमेटी ने उन्हीं की रिकमेंडेशन को दोहराया, याद रखना है। अब हम आर्टिकल्स पे बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स भी पूछा जाता है। इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और वहां पे हम जानेंगे कि देखते हैं कितनी चीजें हमने सीखी हैं और कितनी चीजें नहीं सीखी। ठीक है, चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। इस आर्टिकल्स के बाद फिर हम क्विज करेंगे। देखिए आर्टिकल 243 मेनली क्या है? वो पंचायतों की परिभाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 243 है वो पंचायतों की परिभाषाओं के बारे में बताता है। ऑब्वियस सी बात है, जो पहला वो होगा वो क्या बताएगा? वो परिभाषा के बारे में बताएगा। दूसरा 243A बताता है ग्राम सभा के बारे में कि जो भी पंजीकृत मतदाता है किसी गांव के, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मान लीजिए मैं अपने गांव की निवासी हूँ, वहां मैं एक मतदाता के तौर पर हूँ, मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो वहां का बना हुआ है, तो मैं उस ग्राम सभा की सदस्य होंगी। क्यों? क्योंकि मैं वहां की एक पंजीकृत मतदाता हूँ। तो अगर आप भी अपने गांव के एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो आप भी उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, तो 243A में क्या है? ग्राम सभा। 243 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। बेसिकली बी से आप ऐसा समझ सकते हैं, बी से किसी चीज को बिल्ड करने की बात की जाती है। बी से क्या बात की जाती है? किसी चीज को बिल्ड करने की, किसी चीज को गठन करने की। तो 243B में क्या है? बिल्ड करना, यानी कि गठन करना। 243C में क्या है? 243 में संरचना की बात की गई है पंचायतों की। 243C में क्या बात की गई है? पंचायतों की संरचना के बारे में। 243 बात करता है पंचायतों में सीटों का आरक्षण, जो मैंने आपको बताया कि पंचायतों में महिलाओं को और SC ST को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? PV के राव समिति की रिकमेंडेशन पर। तो वही आरक्षण किसमें है? कौन से आर्टिकल में है? 243D में। वो आर्टिकल किसमें है? 243D में। तो आरक्षण का अधिकार किसमें दिया गया है? 243D में दिया गया है। सी में पंचायतों की संरचना दी गई है और डी में ग्राम पंचायतों का गठन की बात है। ई बताता है पंचायतों की अवधि के बारे में। अवधि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 साल का। 5 साल बाद दोबारा चुनाव होते हैं, तो उसी का वर्णन है कि ई में क्या है? पंचायतों की अवधि की बात की गई है कि 5 साल तक इसका कार्यकाल रहता है। एफ में क्या बात की गई है? 243F सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम है या मानसिक रूप से विकारग्रस्त है, तो वो सदस्य के लिए अयोग्य हो जाएगा, वो पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो एफ में क्या प्रावधान है? एफ में पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। जी में क्या है? आप मुझे बताइए। पार्ले-जी तो आप सबने बचपन में खाई होगी ना, पार्ले-जी खाई है सबने। पार्ले-जी खाने के बाद कहते हैं ना ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो वही जो एनर्जी मतलब पावर आ जाती है, तो जो जी है 243G, उसमें पंचायतों की शक्तियों और अधिकार और दायित्व के बारे में बात की गई है। मतलब पंचायत पार्ले-जी खा के पंचायतें क्या हो गई? शक्तिशाली हो गई। और जब शक्तिशाली हो गई तो उनके हाथों में उत्तरदायित्व आ गया, और जब उत्तरदायित्व आ गया तो क्या है? उनके अधिकार सुनिश्चित हुए। मतलब बेसिकली एक याद करने का तरीका है। तो चलिए फिर
तुरंत एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 243A में क्या है, 243 में क्या है, 243 में पंचायतों की परिभाषा है, जल्दी जल्दी बोलिएगा। 243A में क्या है, 243A में ग्राम सभा है। 243B में क्या है, बी में क्या है, पंचायतों के गठन। तब मैं बिना देखे बोल रही हूँ तो आपको ही बिना देखे बोलना है। 243B में क्या है, ग्राम सभा का पंचायतों का गठन है। 243C में क्या है, पंचायतों की संरचना है। 243D में क्या है, सीटों के आरक्षण की बात है। 243E में क्या है, पंचायतों की अवधि की बात की गई है। 243F में क्या है, सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बात है। 243G में क्या है, पाले जी खा के शक्तिशाली हो जाना है, तो पंचायतों की शक्ति और अधिकारों के बारे में बात। क्लियर? अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये चीजें वहां भी क्लियर हो जाएंगी। और 243I में बेसिकली वित्त आयोग के गठन की बात की गई है कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। पंचायतों की बेसिकली जो नीड होती है वित्त से संबंधित, इन सब की फुलफिलमेंट करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अगर कभी पूछता है कि राज्य वित्त आयोग किसमें है, तो वो 243I में है। इसमें एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और जो पंचायतों की जो पैसे से संबंधित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ही राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। अब आप मुझे बताइए, आई में हमने क्या पढ़ा, वित्त आयोग पढ़ा। आई में क्या है, वित्त। अब भाई जब पैसा होगा जिसके पास, तो उसका ऑडिट तो जरूरी है कि नहीं, बताइए। मेरे पास पैसा है तो मुझे ऑडिट जरूरी है ना, कि मेरे पास इतना 240 रुपए थे तो वो 240 रुपए कहाँ गए, उसका मुझे ऑडिट करना पड़ेगा। तो जस्ट जे में क्या आ जाएगा, ऑडिट। ऑडिट मतलब लेखा परीक्षण, ऑडिट उसका करना। तो जे में क्या है, पंचायतों के ऑडिट की बात की गई। जे में क्या बात की गई है, पंचायतों के ऑडिट की बात की गई है। अब ऑडिट में पता चला कि कुछ गड़बड़ी हुई। ऑडिट में ये चीज समझ में आई कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है। कहा गया जो वर्तमान में सरपंच है उसको हटाओ, दोबारा निर्वाचन करवाओ। तो के में क्या आ गया, निर्वाचन आ गया पंचायतों का। के में क्या आ गया, निर्वाचन आ गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई कि आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन है। जब पैसे होंगे तो उसका ऑडिट होगा, तो जे में लेखा परीक्षण है, ऑडिट है। और जब ऑडिट में पता चल गया कि कुछ धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो निर्वाचन करवाए गए, तो के में है पंचायतों का निर्वाचन। तो अब आप देखिए 243G में क्या है, पंचायतों के लेखा परीक्षण की बात है। 243K में क्या है, पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं, मतलब निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन आयोग की बात की गई है पंचायतों में। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, बताइए। भारत का चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, कौन करवाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पंचायतों का चुनाव है वो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है या भारत का चुनाव आयोग करवाता है। चलिए कमेंट करके बताइए। अब आप मुझे बताइए, अब निर्वाचन तो हो रहा है के में, लेकिन सवाल एक और आ गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां कैसे निर्वाचन करवाया जाए। भाई राज्यों में तो अलग प्रावधान है कि भाई राज्य सूची का सब्जेक्ट है पंचायतें, चलिए ठीक है, लेकिन अब हम केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे चुनाव करवाएं। तो के बाद जो एल आता है वो हमें बताता है कि यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे दिल्ली है और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे पंचायती राज को कैसे लागू किया जाए, उन क्षेत्रों में हम पंचायती राज को कैसे लागू करें। तो बेसिकली आई में क्या पढ़ा हमने कि वित्त की बात की गई है। वित्त होगा तो ऑडिट भी उसका होगा, जहां पैसा है उसका ऑडिट होगा ही। जब पैसे में धांधली का पता चला तो निर्वाचन कराया गया, के में निर्वाचन हो गया। लेकिन निर्वाचन में ये प्रश्न उठ गया कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सूची का विषय है, पंचायतें तो निर्वाचन तो कराएंगे, लेकिन यूटीज का क्या, केंद्र शासित प्रदेशों का क्या। तो केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली है, उनके विषय में वहां पे पंचायती राज कैसे लागू होगा उसका प्रावधान किया गया है एल में, कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे पंचायती राज कैसे लागू होगा उसका प्रावधान किया गया है 243L में। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां भाग 9 को लागू नहीं किया गया है, मतलब पंचायतों की व्यवस्था लागू नहीं की गई है। उसका कारण ये है कि वहां पहले से ही वहां की कुछ स्थानीय व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे एरिया हैं। ये बेसिकली ऐसे क्षेत्र हैं, मणिपुर ऐसे जनजाति क्षेत्र हैं जहां पे पहले से कुछ व्यवस्थाएं चली आ रही, वहां के स्थानीय स्वशासन की कुछ व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, तो उन्हें क्यों भंग किया जाए भाई। वो भी तो अपनी एक कम्युनिटी है, वो वहां के निर्णय स्वयं ले रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी को पंचायती राज जैसे ही एक चला रहे हैं, तो हमें वहां पे पंचायती राज लागू करने की क्या जरूरत है। तो 243M बेसिकली वही छूट देता है भाग 9 का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, भाग 9 का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, उसके संबंध में ये छूट देता है। जैसे मणिपुर है,
नागालैंड है, ये कुछ इत्यादि और भी जो वहां नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये भाग 9 को लागू होने से छूट देता है। और बेसिकली छूट क्यों देता है? क्योंकि वहां पहले से कुछ व्यवस्थाएं, उनकी जो वहां की जनजातियां हैं, लोकल वहां का जो समुदाय है, वहां की पहले से कुछ व्यवस्थाएं चली आ रही। तो बिल्कुल समझ में आया आपके आर्टिकल्स। आई में क्या था? वित्त था। जब वित्त होगा तो जे में उसका ऑडिट भी होगा। ऑडिट हुआ, धांधली पता चली तो निर्वाचन करवाया गया। के में निर्वाचन में कहा गया कि भाई राज्यों तक तो ठीक था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे निर्वाचन करवाएं, कैसे पंचायतों का प्रावधान लागू करें। तो एल में क्या किया गया? यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे पंचायती राज लागू किया जाए, उसका प्रावधान किया गया। फिर एक महाशय आए, उन्होंने कहा आपने यूटीज की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करो। नागालैंड है, मणिपुर है, ऐसे क्षेत्रों में भी तो पंचायती राज नहीं लागू कर सकते, क्योंकि वहां भी तो उनकी जो स्थानीय स्वशासन प्रक्रिया है वो चल रही है। तो कहा गया कि उन क्षेत्रों को छूट दे दो, वहां पंचायती राज मत लागू करो, क्योंकि वहां की लोकल जो कम्युनिटी है वो पहले से ही अपनी एक व्यवस्था चला रही। तो एम में बेसिकली वही छूट उन्हें प्रदान की गई। भाग 9 में मणिपुर, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में क्या नहीं लागू होगा? भाग 9 लागू नहीं होगा। अब आते हैं दो आर्टिकल्स, अब आते हैं 243N और 243O। 243M बेसिकली ये बात कहता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होने के पहले जो भी पंचायतें थी, मैंने आपको बताया था कि तब राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू कर दी गई थी, नागौर जिले में 7 दिन बाद आंध्र प्रदेश ने लागू कर दी थी, लेकिन तब 73वां संविधान संशोधन नहीं लाया गया था। उसके पहले भी कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी। 73वें संविधान संशोधन में तो बाध्यकारी किया गया सभी राज्यों को। तो ये बात आई कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने के पहले जो पंचायतें चल रही थी, जो उनके कानून चल रहे थे, जो पंचायतों से संबंधित कानून थे, वो भंग नहीं किए जाएंगे जब तक कि राज्य विधानमंडल उन कानूनों को भंग ना कर दे। मतलब बेसिकली जब 73वां संविधान संशोधन 1992 आया, उसके पहले जो भी पंचायतें, उसके पहले जैसे आपको पता है कि राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई, आंध्र प्रदेश में लागू कर दी गई, तो वहां जो भी पंचायतों से संबंधित कानून थे या पंचायतें थी वो भंग नहीं की जाएंगी, बिल्कुल भंग नहीं की जाएंगी। कब तक? जब तक राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभाएं जो है वो खुद कानून को भंग ना करें। क्लियर? वही एन में प्रावधान किया गया है कि विद्यमान विधियां और पंचायतें बनी रहेंगी, ना तो वो पंचायतें भंग होंगी जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के पहले थी, ना तो नियम कानून भंग होंगे। कब तक? जब तक राज्य विधानमंडल स्वयं उस पर कानून ना बना के उन्हें भंग करे। अंतिम है 243O। 243O हमें बताता है कि जो चुनाव का निर्वाचन है, जो चुनाव होते हैं पंचायतों के, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर? तो जो न्यायालय के हस्तक्षेप की बात की मनाही की गई है पंचायती चुनाव में, वो किसमें की गई है? वो 243O में की गई है। तो बेसिकली एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आई में मैंने आपको क्या बताया था? आई में है राज्य वित्त आयोग, जब पैसे होगा तो उससे संबंधित ऑडिट भी होगा, तो जे में ऑडिट है। जब ऑडिट में गतिविधियां गलत पता चली तो निर्वाचन करवाए गए, तो के में निर्वाचन है। कहा गया कि निर्वाचन तो करा दी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे करवाएंगे? तो केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, उसका प्रावधान किसमें है? उसका प्रावधान एल में। उसका प्रावधान किसमें है? केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे पंचायती राज व्यवस्था लागू कराई जाए, एल में है। फिर कोई वहां से आया, उसने बोला ठीक है केंद्र शासित प्रदेश तो सॉल्व हो गए, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां क्या प्रावधान किया जाए? तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए कहा गया कि वहां जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें लागू रहने दो, वहां भाग 9 को लागू नहीं करेंगे। तो 243M में क्या है? वहां कुछ भागों में, कुछ क्षेत्रों में भाग 9 का लागू ना होना। फिर बात आई कि जो पंचायतें थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पहले, क्या उन्हें भंग कर दिया जाएगा? बिल्कुल भंग नहीं किया जाएगा। जो कानून थे क्या उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा? बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि राज्य विधानमंडल उस पर खुद कानून बना के उसे भंग ना कर दे। तो उसका प्रावधान है 243N। लास्ट कि जो चुनाव है, जो पंचायतों की चुनाव है, वो उसके लिए न्यायालय में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये प्रावधान किसमें है? ये प्रावधान है 243O में। और कमेंट वाला आपको याद है जो होमवर्क दिया था मैंने कि आपको ये बताना है कि पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग। आई होप सो कि आपको यहाँ पे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 243 में परिभाषाएं हैं। ए में क्या है? ग्राम सभा है। बी में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। सी में क्या है? पंचायतों की संरचना है। डी में सीटों का आरक्षण है। ई में क्या है? अवधि है। एफ में क्या है? सदस्यों की अयोग्यताएं हैं। और पार्लेजी खा के क्या हो जाता है? शक्ति मिल जाती है। तो जी में पंचायतों के अधिकार और शक्तियां हैं।
आई में मैंने बता ही दिया है राज्य वित्त आयोग है, जे में पंचायतों की लेखा परीक्षा है, के में पंचायतों निर्वाचन आयोग है, एल में यूटीज के बारे में प्रावधान है, एम में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां भाग 9 लागू नहीं होता है, 243 बताता है कि 73वां संविधान संशोधन के पहले जो कानून थे वो विद्यमान रहेंगे जब तक कि राज्य विधानमंडल उसको न भंग कर दे कानून बना के। और 243 ओ प्रावधान करता है कि चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आते हैं एमसीक्यू में। अब परीक्षा आपकी है, मेरी यहाँ से ड्यूटी खत्म। यहाँ पे आई एम जस्ट डन, नाउ इट्स योर चांस। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप मुझे आंसर करिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई? जल्दी बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत स्थापित की गई? आर्टिकल पूछ रहा है, कौन से आर्टिकल्स के तहत आई? मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 9 में कौन से आर्टिकल्स आए? कौन कौन से आर्टिकल्स आए? 243 से लेके 243 ओ तक ये आर्टिकल संविधान में जोड़े गए पंचायती राज से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243A से लेके 243O तक। भाग 9 जोड़ा था ना 73वें संविधान संशोधन में, उस भाग 9 में क्या आया था? उस भाग 9 में ये आर्टिकल्स जोड़े गए थे 243 से लेके 243O तक। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं का गठन किस संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? जल्दी बताइए। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 73वां, 44वां, 52वां। जल्दी बताइए पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आई? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। 73वां संविधान संशोधन, राइट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ही पंचायती राज प्रावधान लाया गया, जिसमें संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स, राइट। चलिए, ग्राम सभा का गठन किन्हें मिलाकर किया जाता है? बताइए, ग्राम सभा किन्हें मिलाकर किया जाता है? मैंने बताया था कि गांव के जो भी पंजीकृत मतदाता लोग हैं उन्हें मिलाकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। मतलब ग्राम के जो वयस्क नागरिक का मतलब होता है वो जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है। वयस्क का मतलब यही होता है कि जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम है, जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, और जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं वो वहां के मतदाता हैं। तो जो भी ग्राम के वयस्क नागरिक हैं या ग्राम के जो पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हीं से मिलकर क्या बनती है? उन्हीं से मिलकर बनती है ग्राम सभा। पंजीकृत मतदाता, अगर यहाँ पे पंजीकृत मतदाता होता तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। वयस्क कौन हो जाता है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान पता है ना, उसमें जो 18 साल क्रॉस कर लेता है उसको वयस्क माना जाता है, फिर उसको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो वही जो गांव के पंजीकृत मतदाता है या गांव के वयस्क नागरिक है, उन्हीं को मिला के बनती है हमारी ग्राम सभा। और ग्राम सभा का गठन किस आर्टिकल में? ग्राम सभा किसमें? ग्राम सभा है आर्टिकल 243A में। ग्राम सभा किसमें थी? आर्टिकल 243A में थी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है पंचायती राज अधिनियम में कितने स्तर की पंचायतें हैं? मैंने बताया था कि पंचायती राज अधिनियम में कितने स्तर की पंचायतों का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको बताया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और जिला स्तर पर क्या होती है? जिला परिषद होती है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। एक चीज आपको और बता दूं, जहां आबादी, जिन गांव में आबादी 20 लाख से ऊपर है, जिन गांव में आबादी 20 लाख से ऊपर होती है वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, और जिन गांव में आबादी 20 लाख से कम होती है वहां पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पे ये बात आपको साइड में याद रखनी है कि जहां 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां त्रिस्तरीय प्रावधान लागू होते हैं, और जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां द्विस्तरीय प्रावधान लागू होते हैं। क्लियर? तो पंचायती राज में कितने स्तर की पंचायतों का प्रावधान है? तो तीसरी और त्रिस्तरीय का प्रावधान किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और आपको पता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद। चलिए अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? जल्दी बताइए, मैंने अभी आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हैं और बार बार रिवाइज करके पढ़ाए। 243E में मैंने क्या बताया था? 243E में मैंने बताया था कि पंचायतों की अवधि है कि कितने साल तक पंचायतें रहेंगी? 5 साल तक। पंचायतों की अवधि का क्या प्रावधान है कि कितने, इनका टेन्योर कितना रहेगा? तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो कितना रहेगा? 5 साल का। तो पंचायतों की जो अवधि है, अवधि का प्रावधान किसमें है? ई में। 243F में मैंने बताया था कि सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया। F में क्या बताया गया था? अयोग्यताओं के बारे में। सदस्यों की अयोग्यताएं F में बताई गई थी। और H में मैंने क्या बताया था?
पहले डी बताइए, इसको छोड़िए आप, ये सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए डी में क्या था। चलिए कंफ्यूज मत होइए। सीटों का आरक्षण किसमें था, जल्दी बताइए। जो सीटों का आरक्षण था वो किसमें था, 243 डी में। सीटों का आरक्षण किसमें था, 243 डी में था। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जो सीटों का आरक्षण है वो किसमें है, डी में है। फिर हो गया, ठीक है। अब अवधि और फिर योग्यताएं हम जैसे जैसे अभी करेंगे तो फिर बार बार वो रिवाइज करते चले जाएंगे। तो यहाँ सीटों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो किसमें है, वो 243 डी में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं किस अनुच्छेद में, अभी मैंने बताया कि अयोग्यताएं किसमें, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, अयोग्यताएं किसमें। सदस्यों के लिए अयोग्यताओं के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, 243F। 243F में क्या था, सदस्यों के लिए अयोग्यताओं का वर्णन था। आपको देखना है आर्टिकल्स जाके, ये देखिए 243F में देखिए मैंने आपको क्या बताया था। 243F में देखिए, डी में मैंने बताया था गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में पंचायतों की अवधि, एफ में सदस्यों की योग्यताएं, जी में पंचायतों की शक्तियां, आई में वित्त आयोग, बस वही है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है, कर लिया हमने। ग्राम सभा का गठन किन्हें मिलाकर किया जाता है, कर लिया हमने। सीटों का आरक्षण डी में था, 243 डी में। सदस्यों की योग्यताएं किसमें थी, जल्दी बताइए। सदस्यों की योग्यताएं अभी हमने किया, 243F में था। ठीक है। ई में क्या था, ई में पंचायतों की अवधि थी। ई में क्या था, ई में पंचायतों की अवधि थी। और जी में क्या था, मैंने बताया था पाले जी खा के पावरफुल हो जाते हैं, तो पंचायतों की शक्तियों का प्रावधान किसमें था, पंचायत की शक्तियां, पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व किसमें है, जी में, 243 जी में। क्लियर। और एफ में क्या है, सदस्यों की अयोग्यताएं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के अधिकार शक्ति किसमें है, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैंने बताया है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के अधिकार और शक्तियां किसमें। अधिकार कब आता है, शक्ति कब आती है, पालेजी खा के आती है। कब आती है शक्ति, जब हम पालेजी खा लेते हैं। 243 जी, पालेजी खा के क्या आ जाएगी, शक्तियां आ जाएगी। एफ में क्या था, अभी मैंने बताया है कि एफ में सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बात की गई है, अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। ई में क्या बताया था, ई में मैंने बताया था पंचायतों की अवधि की बात की गई है। क्लियर। किसमें है पावर, पालेजी खा के पावरफुल हो गए। और एफ में क्या था, योग्यताएं थी। ई में क्या था, अवधि थी। अब बात की गई है कि पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय स्थिति से निपटान के लिए वित्त आयोग का गठन, जल्दी बताइए वित्त आयोग मैंने किसमें बताया है, बताइए वित्त आयोग किसमें बताया था मैंने आपको एक पूरी कहानी बताई थी ना। आई में क्या था, वित्त आयोग, और आई में वित्त आयोग है तो वित्त आयोग से संबंधित अगर समस्याएं होंगी तो उसका ऑडिट होगा। तो जे में क्या है, ऑडिट का प्रावधान है। फिर आई जे के में मैंने क्या बताया था, के में मैंने ये बताया था कि अगर ऑडिट में कुछ समस्या निकलती है तो निर्वाचन करवाए जाएंगे क्योंकि धांधली हुई है, तो के में निर्वाचन है। फिर के बाद एल में ये प्रावधान है कि ठीक है राज्यों में निर्वाचन तो ठीक है, यूटीज में निर्वाचन कैसे करवाए जाए, तो यूटी में पंचायती राज को कैसे लागू किया जाए उसका प्रावधान एल में किया गया है। और फिर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहां पंचायती राज कैसे लागू करें या ना लागू करें या उन्हें छूट दें, उसका प्रावधान एम में है कि कुछ क्षेत्रों में भाग 9 को लागू करने पर मनाही भी की गई है, वो उसका प्रावधान 243 एम में है। एन क्या करता है, 243 एन हमें ये बताता है कि 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के पहले जो भी नियम पंचायतों से संबंधित थे वो खत्म नहीं होंगे जब तक राज्य विधानमंडल स्वयं खत्म ना करे। और लास्ट में 243 ओ, ये लास्ट रिवीजन करवा रही हूँ, अभी क्वेश्चन आएंगे। 243 ओ क्या करता है कि जो चुनाव है पंचायतों के उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए अब सॉल्व करिए। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय स्थिति निपटने के लिए वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किसमें है, जल्दी बताइए। वित्त आयोग किसमें है, किसमें है वित्त आयोग, बिल्कुल सही 243 आई में। 243 आई में वित्त आयोग है। जब पैसा होगा तो जे में उससे संबंधित क्या होगा, जे में ऑडिट होगा। तो लेखा परीक्षा किसमें है, जे में। और एफ में मैंने क्या बताया था, एफ में सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में है कि अगर कोई मानसिक रूप से सक्षम है कुछ है तो वो अयोग्य हो जाता है पंचायतों के चुनावों के लिए, उसका प्रावधान एफ में है। ई में मैंने क्या बताया था, पंचायतों की अवधि के बारे में प्रावधान है कि पंचायतों का जो प्रावधान है वो कब तक रहेगा, 5 सालों तक। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के लिए चुनाव किस आर्टिकल्स में है, चुनाव मतलब निर्वाचन की बात की गई है कि चुनाव किसमें होंगे, बताया था मैंने। ऑडिट में गड़बड़ी हुई तुरंत निर्वाचन हो जाएंगे, ऑडिट में गड़बड़ी मतलब ऑडिट किसमें था, जे में था, तो अगला क्या आ जाएगा, के, तो के में क्या हो जाएगा,
के में बात की गई है निर्वाचन की। के में किसकी बात की गई है? चुनाव। चुनाव यानी कि निर्वाचन की बात की गई। अरे भाई मैंने बताया तो था ना कि आई में क्या था? आई में वित्त आयोग की बात थी, पैसों की बात थी। अब भाई पैसों का ऑडिट तो जरूरी है। पैसों का ऑडिट किस में किया गया? जे में। तो जे में किसका प्रावधान है? पंचायतों के ऑडिट का। ऑडिट में धांधली हुई, पकड़े गए तो निर्वाचन करवाया गया। तो के में क्या हो गया? निर्वाचन हो गया। क्लियर? चलिए अगला, पंचायती राज व्यवस्था में का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू की गई। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पहले से ही कुछ स्थानीय स्वशासन की नीतियां चल रही है। वहां पहले से ही कुछ नियम है। वहां के लोकल जो वहां की पंचायतें हैं वो अपने नियम कानून खुद से चला रही है। तो उसमें क्यों इंटरफेयर करना है भाई, जब वो खुद अपना समुदाय इकट्ठा होकर चीजें कर रहा है। तो 243M, आर्टिकल 243M मना करता है भाग 9 को लागू होने से कुछ क्षेत्रों में। भाग 9 को लागू होने से ये कुछ क्षेत्रों में मना कर देता है कि भाग 9 कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो पंचायतें हैं, जो नागालैंड और मणिपुर जैसे क्षेत्र हैं, वहां पहले से ही कुछ लोकल पंचायतें वो पहले से चल रही हैं। वहां के लोग पहले से ही स्वशासन की नीतियों में काम कर रहे हैं अपना, तो क्यों इंटरफेयर करें वहां। तो उन क्षेत्रों में 243M भाग 9 की मनाही करता है। तो एम में क्या प्रावधान है 243M में कि कुछ भागों में भाग 9 लागू नहीं होगा। और एन में क्या था? एन में मैंने आपको बताया था कि 73वें संविधान संशोधन के पहले जो नियम कानून थे उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा, जो पंचायतें थी उन्हें भी रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य विधानमंडल उस पर खुद कानून ना बना दे। और ओ में क्या बताया था कि जो पंचायतों का चुनाव है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो न्यायालय के हस्तक्षेप की मनाही किसमें की गई है? ओ में। क्लियर? क्लियर? चलिए भाई अगला 243L में क्या था? जल्दी बता दीजिए, एल में क्या था? मैंने आपको बताया था के में निर्वाचन होगा। जब के में निर्वाचन होगा तो ये पूछा गया कि भैया यूटीज जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहां क्या करें, वहां कैसे पंचायतों का प्रावधान लागू करें। तो 243L में किसके बारे में प्रावधान है? 243L में जो यूटीज है केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली, वहां के पंचायती राज प्रावधानों के लागू करने का प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज प्रावधान वहां कैसे लागू करने हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप वर्जित किया गया है किस आर्टिकल में? अभी मैंने बताया आपको न्यायालयों का हस्तक्षेप किस आर्टिकल में मना किया गया है। ऑप्शन है एल, एम, एन, ओ। एल क्या बताया? यूटीज के बारे में। यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहां कैसे प्रावधान लागू होंगे पंचायतों के। एल में तो यूटीज के बारे में बता दिया। एम में मैंने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, कुछ विशेष राज्य हैं, वहां क्या कहा गया है कि वहां भाग 9 को लागू नहीं किया जाएगा, उन्हें छूट प्रदान की गई है, वो एम में है। एन में क्या था? जो भी 73वें संविधान संशोधन के पहले पंचायतें चल रही थी, कानून चल रहे थे, उन्हें भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य विधानमंडल उन्हें भंग ना करे। और न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात मैंने किसमें की थी कि जो चुनाव है पंचायतों की उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो है 243O। अभी जस्ट बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा 243O। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? जल्दी बताइए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी, जिसमें सबसे निचले स्तर पर क्या था? जब सबसे निचले स्तर पर था ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर क्या था? ब्लॉक स्तर पर था पंचायत समिति, और सबसे ऊपर क्या थी? सबसे ऊपर थी जिला पंचायत। ठीक है, क्लियर? तो त्रिस्तरीय पंचायत। द्विस्तरीय की बात किसने की थी? द्विस्तरीय की बात की थी अशोक, आप बताएंगे द्विस्तरीय की बात किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की सिफारिश की? जल्दी बताइए। अशोक मेहता समिति ने किस प्रकार की व्यवस्था की सिफारिश की? त्रिस्तरीय तो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, द्विस्तरीय की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसमें मंडल पंचायत थी और जिला परिषद थी। तो द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने की थी? अशोक राय मेहता समिति ने, जिसमें उन्होंने मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात की थी। एलएम सिंघवी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि जो पीवी के राव है, जो पीवी के राव कमेटी है, वो ये कहती थी कि सबसे पहले महिलाओं को और आदिवासियों को आरक्षण देने की बात किसने की थी? पीवी के राव ने। और एमएल सिंघवी समिति ने ही सबसे पहले जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को दोहराया था पीके थुंगन कमेटी ने।
तो सबसे पहले जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी वो की थी एमएल सिंघवी कमेटी ने, मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। तो एमएल सिंघवी कमेटी जो है, एमएल सिंघवी समिति उसने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, वो थी एमएल सिंघवी कमेटी। क्लियर। तब और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को दोहराया था पीके थुंगन कमेटी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन पहली बार किसने बोला था संवैधानिक दर्जा के लिए, तो एमएल सिंघवी कमेटी ने। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था में विद्यमान विधियों पंचायतों के बने रहने से प्रावधान किसमें है, बताइए। कि पंचायती राज प्रावधान जो है वो बने रहेंगे, जैसे 73वां संविधान संशोधन आया उसके लागू होने के बाद जो पुराने नियम है पंचायतों से संबंधित वो खत्म नहीं होंगे, वो नियम एज इट इज बने रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि 243 एन ये प्रावधान करता है कि जो भी 73वें संविधान संशोधन के पहले पंचायतें थी, जैसे राजस्थान में नागौर में हो चुकी थी पंचायत व्यवस्था, आंध्र प्रदेश में हो चुकी थी, वो एज इट इज बनी रहेगी, वहां के कानून एज इट इज बने रहेंगे जब तक कि राज्य विधानमंडल वहां की वो कानून स्वयं भंग न करे। वो प्रावधान एन में थे, एम में मैंने बता ही दिया था कि कुछ क्षेत्रों में भाग 9 का लागू न होना, एल में मैंने बता दिया था यूटीज के बारे में प्रावधान है, और ओ में क्या था, न्यायालयों के हस्तक्षेप की मनाही थी चुनाव में। क्लियर। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की लेखा परीक्षा, सबसे आसान क्वेश्चन। क्यों भाई आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई में क्या था, राज्य वित्त आयोग, और जब वित्त होगा तो अगले में उसका ऑडिट तो होगा ही, तो जे में क्या हो जाएगा, उसका ऑडिट यानी लेखा परीक्षा। जे में क्या हो जाएगा, जे में हो जाएगा लेखा परीक्षा। आई में क्या था, राज्य वित्त आयोग, एफ में क्या था, सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में, ई में क्या था, पंचायत की अवधि। क्लियर। पंचायती राज अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था, बताइए, क्यों आया था पंचायती राज। मैंने आपको बताया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मैंने आपको बताया था गांव में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, कि गांव के लोग खुद शासन कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्वशासन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्वशासन। क्लियर। किसके लिए आया, कि गांव के लोग खुद शासन कर सके, गांव के लोग खुद चीजों को, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान वो खुद कर सके, खुद शासन कर सके। पंचायती राज अधिनियम के तहत किसे अनिवार्य निकाय कहा गया, जल्दी बताइए, कौन सा अनिवार्य निकाय होगा। आपके सामने जैसे ऑप्शन है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, ग्राम सभा है, नगर निगम। कौन सा अनिवार्य निकाय, बहुत ज्यादा अनिवार्य निकाय, अनिवार्य निकाय है ग्राम सभा। ये सबसे प्राथमिक इकाई कही जाती है, ये कही जाती है सबसे ज्यादा प्राथमिक इकाई। प्राथमिक पंचायतों की प्राथमिक इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम सभा कही जाती है, और ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनती है, गांव के जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, गांव के वयस्क नागरिक होते हैं, जो वोट देने के काबिल होते हैं, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है, और ये सबसे प्राथमिक इकाई मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी मानी जाती है। अगर पूछ ले कभी, जो पूछता ही है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत किसे अनिवार्य निकाय कहा गया है, तो वो हमारी ग्राम सभा ही होती है, और ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनती है, गांव के जो भी पंजीकृत मतदाता हैं, गांव के जो भी वयस्क नागरिक हैं, उनसे मिलकर बनती है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि पंचायतों की जो प्राथमिक इकाई है वो कौन होती है, तो वो ग्राम सभा ही होती है। क्लियर। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली है, आप बताइए किस प्रकार की प्रणाली है पंचायती राज। ये केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है या मिश्रित है या एकात्मक। मैंने आपको बताया था पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण कर देना, कि जो पूरी पावर है वो सेंटर के पास पूरी नहीं है, या पूरी पावर सिर्फ राज्य के पास नहीं है। सेंट्रल कुछ पावर देता है राज्यों को, सेंट्रल कुछ पावर देता है राज्यों को, और राज्य कुछ पावर देते हैं अपने निचले स्तर की संरचनाओं को, और उसमें सबसे निचले स्तर पर आता है ग्राम यानी गांव। तो गांव को अधिकार देना, ग्राम पंचायतों को अधिकार देना, गांव के लोगों को अधिकार देना क्या होगा, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। किसका, पावर। तो कैसी व्यवस्था है पंचायती राज प्रणाली, पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। केंद्र ने कुछ अधिकार राज्य को दिए, राज्य ने कुछ अधिकार अपनी निचली इकाइयों को दिए, और सबसे निचले स्तर पर गांव है तो गांव को भी कुछ अधिकार ट्रांसफर कर देना। तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, विकेंद्रीकरण हो गया। राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण प्रणाली या डिसेंट्रलाइजेशन प्रणाली।
फाइनली पंचायती राज खत्म। कहीं से भी क्वेश्चन आए, कोई पूछे पंचायती राज के आर्टिकल्स, पंचायती राज किस भाग में है, पंचायती राज किस आर्टिकल में है, पंचायती राज के अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, और ब्ला 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 जो भी पढ़ाया मैंने सब, ठीक है। कोई कुछ भी पूछे ना, फाइनली यू कैन जस्ट गेट द आंसर। आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे, आप सभी को आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में क्विज दिए गए हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, एग्जाम हॉल में जाके 4 से 5 नंबर उठा के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मेनली जैसे ज्योग्राफी की कल मैंने प्लेलिस्ट डाली थी और मैंने आपको कहा था कि आप मुझे बताइएगा कि ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू करनी है नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि करिए कंटिन्यू, उसकी भी वीडियोस आएंगी। मैंने सोचा पंचायती राज के विषय में बना दिया जाए एक वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ये वीडियो, इस वीडियो में सब कुछ है पंचायती राज से रिलेटेड, उसकी थ्योरी भी है, उसके एमसीक्यूज भी है, सब कुछ है। अब आपको एक काम करना है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें जल्दी से जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी नई नई वीडियोस अगर चाहिए तो हर टॉपिक पे, पंचायती राज पे हमने वीडियो बनाई है, हम जल्दी ही जनगणना पे, जल्दी ही अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, एक वीडियो में सारे युद्ध, जितने भी इतिहास के पूरे महत्वपूर्ण युद्ध है, एक वीडियो में सारे युद्ध कवर करा दिए जाएंगे, किस सन में हुए, एक वीडियो में सारे आर्टिकल्स कवर करा दिए जाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर हमें भी आउटपुट दिखेगा कि हाँ चीजें आपको पसंद आ रही हैं, आपको वीडियोस चाहिए, तो हम वीडियो बनाएं, और अगर नहीं आ रही हो तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। तो बस आपको यही काम करना है कि जाना है और एग्जाम डायरी का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर करना है। और हाँ, एग्जाम डायरी का इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस चैनल में आपको शॉर्ट्स वीडियोस में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे करेंट्स के टॉपिक्स और एक मतलब 30 सेकेंड्स के वीडियो रहते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं वहीं पे। तो अगर आपको वहां पे जाके इंस्टाग्राम पे आप एग्जाम डायरी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल। अगर आपको वहां पे भी चीजें बेनिफिशियरी समझ में आती हैं तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। उसकी स्टोरी आपको जरूर चेक करनी है, क्योंकि हर दिन स्टोरी में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो उसकी स्टोरी भी जाके देखती रहनी है आपको, ताकि जो आप करंट से भी अपडेट रहें। क्लियर? और चलिए अब मुझे बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एक ही वीडियो में हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे और थ्योरी भी कवर करेंगे, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे नया वीडियो आ जाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल और आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि हाँ डिमांड है वीडियोस की तो हम लाए, नहीं तो फिर क्या मतलब। क्लियर? चलिए ठीक है, मिलते हैं। लॉन्ग वीडियो हो गई है, काफी टाइम भी हो चुका है, लेकिन ठीक है, एक वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल चुका है। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।